Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So हमने इसका पहला पार्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अपलोड कर दिया है. क्या आपने वो पार्ट देख लिया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ. और आज की डेट पे हम बात करने जा रहे हैं इसके अगले टॉपिक पर. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में. तो इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी. जाओ और फटाफट से डाउनलोड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. साथ ही तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर तुमको मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना है विद एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जो आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू. बिल्कुल देर नहीं हुई, आप जाकर इस पे एनरोल कर सकते हैं. इसके बाद इस कोर्स के अंदर सबसे अच्छी खासियत बात यह है ना कि इसके अंदर हमारा क्रैश कोर्स, हमारे सैंपल पेपर सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं. तो टेंशन वाली बात नहीं है, जाकर आप एनरोल कर सकते हो और इस बैच का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो. और साथ ही अगर आपको अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन के साथ साथ तैयारी करनी है अपने ड्रीम कॉलेज की जिसका रिजल्ट आपने अभी तक प्रोबेबली देख ही लिया होगा, आप जाकर एनरोल कर सकते हैं फतेह के कोर्स में. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो अगर मैं देखूं तो मैंने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स बता दिया था. आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है हमारा बोनस शेयर्स और बोनस इशू के बारे में. तो चलो भाई चलो, आज पूरी कोशिश रहेगी कि आपका इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस कंप्लीट कर ले जाऊं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है. तुम भी पढ़ रहे होगे यार, बचपन से पढ़ो जवानी तक पढ़ते ही चलो यार, इतना बड़ा चैप्टर है ये. तो चलो आओ शुरू करते हैं ये टॉपिक. ये बोनस शेयर्स क्या होता है मेरी जान? यार बोनस अगर कहीं पर भी लग रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो हमको फ्री में मिल रहा है. बोनस के लिए कोई पैसा थोड़ी ना देगा जज साहब, बोनस तो फ्री में ही होना चाहिए. तो आइए देखते हैं बोनस शेयर्स है क्या. समटाइम्स अ कंपनी में हैव अ लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. कंपनी के पास बहुत सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा है. अब ये कंपनी डिविडेंड देने के बजाय इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एट एज अ सरप्लस डिविडेंड वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स ऑफर करती है जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स. क्या बात समझ में आई? तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि बोनस शेयर्स किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. किस रेशियो में मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के रेशियो में. दूसरी बात, क्या इसके लिए शेयर होल्डर्स को कोई पैसा देना पड़ता है? आंसर है नहीं भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. क्या सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलता है. और कंपनी क्यों इशू करती है? क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचता है. आओ जरा देखते हैं. Sometimes a company may have a large undistributed profit which it wants to distribute among its shareholders. Instead of distributing these profit as dividend, the company issue fully paid up shares to them free of charge in proportion of their existing shareholding. This is called bonus shares. अगर मैं बात बताऊं तुमको, मान लेते हैं एक ये शेयर होल्डर था पहले से. अब इसके पास लेट्स से कंपनी के 10% शेयर्स थे. अब कंपनी क्या करेगी? इसको डिविडेंड देने के बजाय फ्री में शेयर्स दे देगी. फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे देगी. इस चीज को बोलेंगे बोनस शेयर्स. ठीक है ना? जितने भी कंपनी बोनस शेयर्स देने जा रही है वो डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के बेसिस पर तुम्हें मिलेगा. लेट्स से कंपनी अगर 100 बोनस शेयर्स देने जा रही है तो आपके पास 10% शेयर्स है तो 10% ऑफ 100 आपको मिल जाएगा. इसकी टेक्निकलिटी में इतनी जाने की जरूरत हमको वैसे नहीं है. अब बात जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि है राइट शेयर्स. अब राइट शेयर्स क्या होता है भाई? क्या होता है ना, कंपनी अगर अपने नए शेयर्स मार्केट में फ्रेश इशू को लॉन्च करने जा रही होती है तो क्या करेगी ना, बिफोर वो शेयर्स मार्केट में जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाएं, वो शेयर्स पहले ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. इसको हम लोग राइट शेयर्स बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? आओ जरा इसको देखते हैं एग्जाम में क्या लिखकर आना है. ये नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. राइट शेयर्स आर द शेयर्स ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ डिस्काउंट रेट. ये बात तो मजेदार है. डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. मतलब ये फ्री में नहीं होता है, इसके लिए शेयर होल्डर को पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है ना? थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर. The offer of right share shall be made by notice specifying the number of shares offered. The notice shall give at least 30 days. Again ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये लेटर ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पैसे दो, नहीं एक्सेप्ट किया तो ये ऑफर अपने आप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इट इज इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन दिस पीरियड इट शैल बी डीम्ड टू हैव डिक्लाइन। तो मुद्दे की बात क्या है राइट शेयर्स की? राइट शेयर्स किसको ऑफर किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कैसे ऑफर किए जाते हैं? एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। और किस तरह से ऑफर किया जाएगा? एक लेटर ऑफ ऑफर दिया जाएगा जिसको आपको 30 दिनों के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। इसे बोलेंगे अपन लोग राइट शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटा सा काम मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये सीबी गुप्ता की कटिंग लगा रखी है मैंने। राइट शेयर्स में और बोनस शेयर्स में तुम्हें कोई भी 5 डिफरेंस प्रिपेयर करने हैं, प्लीज प्रिपेयर कर लेना। डिफरेंस तुम्हारे कंधों पर मैं डाल रहा हूं, ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ईसॉप। ईसॉप का बोले तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं? बच्चों को लगता है यार ईसॉप फ्री में मिलता है। नहीं भाई, फ्री में नहीं मिलता है। एम्प्लॉय को स्टॉक का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इसके बदले में पैसा लगेगा मालिक। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता आज की दुनिया में। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। An employee stock option plan is a scheme under which an employee of the company is given a right to purchase a specified number of its shares at a stipulated price, which is generally at a discounted price than the market price. अभी क्या होगा? कुछ एम्प्लॉइज को यह ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी कंपनी के, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां के शेयर्स को खरीद सकते हैं। किस प्राइस पर खरीद सकते हैं? एट अ प्राइस विच इज जनरली लोअर देन द मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ समय के अंदर आपको खरीदना होता है। ओनली दोज एम्प्लॉइज आर गिवन द राइट हु फुलफिल स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कंडीशन है। या तो आप बहुत ही कीमती इंप्लॉय होने चाहिए, जो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है जो कंपनी को चाहिए, या आपने कुछ टाइम स्पेंड कर दिया हो, 4 साल 5 साल आप पुराने एम्प्लॉयज होने चाहिए, ठीक है ना? द एम्प्लॉय हु एक्सरसाइजेस द ऑप्शन may be allowed to pay the money in installments or by the way of deduction from his or her monthly salary. अब एक एम्प्लॉइज का बदले में पैसे कैसे दे सकता है? या तो वो एक मुश्त पैसे दे दे, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दे, या अपनी सैलरी से धीरे धीरे कटाते रहे। बात समझ में आ रही? ईसॉप क्या होता है? ईसॉप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसे दिया जाएगा? अपने एम्प्लॉइज को दिया जाएगा, कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होंगे। किस प्राइस पर दिया जाएगा? उस प्राइस पर जो कि जनरली लोअर देन द मार्केट प्राइस होता है। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? चले बड़े अगले टॉपिक पर आ जाएं। चलो बढ़ते हैं। बड़े भाई, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? अब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके बोर्ड इम्तिहान के अंदर। स्वेट इक्विटी क्या है? आओ जरा ध्यान से देखो। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 79A। एमसीक्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अभी 1956 अमेंड करके 2013 हो गया, ठीक है ना? टू एम्प्लॉइज और टू द डायरेक्टर्स किसको ऑफर किए जाते हैं? अब तुमसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स एम्प्लॉइज को ऑफर होते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्वेट इक्विटी और ईसॉप्स, ठीक है ना? किस प्राइस पर दिए जाएंगे? एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है ना? मार्केट प्राइस से कम। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? कंपनी इसके बदले में जिसको भी ये शेयर ऑफर करे, चाहे वो एम्प्लॉय हो या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हो, वो कंपनी उसके बदले में पैसे नहीं लेती है। क्या लेती है? अदर देन कैश की वजह से इशू किया जाता है। कैसे? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब उस एम्प्लॉय के पास कुछ पेटेंट्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, तो बदले में कंपनी आपको शेयर्स देगी और आप अपना नो हाउ मतलब अपनी इंटेलिजेंस देंगे, या अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देंगे, या अपना नाम लेंड करेंगे टू अ पर्टिकुलर कंपनी। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स के बदले में पैसे मिलते हैं कंपनी को? आंसर है नहीं भाई नहीं। स्वेट इक्विटी इशू करते समय कंपनी को बदले में पैसे नहीं मिलते हैं, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है या नो हाउ मिलता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई एकदम? चलो भाई अगले पॉइंट पर आते हैं, जो कि है रिटेन्ड अर्निंग। ये सबसे कॉमन तरीका है यार, कंपनी पैसे कहां से जुगाड़ रही है। ये तरीका है रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर आपने प्रॉफिट को बचाया, उस बचे हुए प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगा लिया, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जैसे आज के डेट में हम लोग सेविंग्स करते हैं ना, सेविंग्स ही होता है रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना?
जो आपने ईयर ऑन ईयर बचाया है और बाद में उसको अपने बिजनेस में लगाया, इसको बोलेंगे हम लोग रिटेन अर्निंग। दिस सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी कि यार ये सेल्फ फाइनेंसिंग कौन सा मेथड होता है, तो आंसर बोलोगे रिटेन अर्निंग होता है। इसको हम लोग इंटरनल मेथड भी कहते हैं बिकॉज ये कंपनी खुद से जुगाड़ रही होती है। रिटेन अर्निंग्स आर पॉपुलर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जो भी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं, उसमें अक्सर कंपनी अपने रिटेन अर्निंग्स का इस्तेमाल करती है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास सिलेबस में और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आओ जरा देखते हैं एडवांटेजेस फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे मैंने यहां पे हाईलाइट करके रख दिया, मैंने नोट्स में आपके लिए इतनी मेहनत कर दी है कि हाईलाइट भी कर दिया, भाई देख लो यही पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखो भैया, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड। मतलब इस तरह के मेथड पे आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, खुद का पैसा इस्तेमाल करना है, कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, तो मतलब सस्ता सोर्स पड़ता है। दूसरा, द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन्स फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है, आप ना तो लोन ले रहे हैं, किसी भी तरह के आपके असेट को गिरवी नहीं रखा जा रहा है, आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी फायदा उठा सकते हैं। अगली बात क्या है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एड्स टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। कहना क्या चाहते हैं, जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा रिटेन अर्निंग, जितना ज्यादा रिजर्व होता है, उस कंपनी की उतनी ज्यादा गुडविल होती है कि भैया ये कंपनी के पास तो बहुत सारा पैसा है। जैसे एप्पल के पास बहुत सारा रिजर्व है, बहुत सारा रिटेन अर्निंग है, तो मार्केट में लोग बोलते नहीं भैया एप्पल अमीर कंपनी है, अंबानी अमीर कंपनी है, अडानी अमीर कंपनी कभी कभी डूबेगी नहीं, काहे को, क्योंकि उनके पास रिटेन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अगला, रिटेन अर्निंग्स कैन बी यूज्ड टू रिडीम डेट्स एंड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट एसेट्स। भैया कोई लोन, कोई कर्जा माफ चुकाने के लिए या कोई नया एसेट खरीदने के लिए अक्सर इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे आती है बिजनेस में स्टेबिलिटी। आप रेगुलर डिविडेंड दे सकते हो और अपने जैसे बोलते नहीं, अपनी कंपनी की इमेज इंप्रूव करोगे। इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में लगता है कि नहीं भैया ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी ज्यादा लोन वोन नहीं लेती है। अब आते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फायदे। सबसे पहली बात क्या है, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैविंग लार्ज रिजर्व एंड सरप्लस गेट बेनिफिट ऑफ सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं किसी एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं जिसके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स हैं पहले से, तो हमको लगा यार हमारा पैसा डूबेगा नहीं, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी, रात को सुकून की नींद आएगी मेरी जान। तुम लोग को भी तो नींद आती होगी रात में बात करते करते, रात में 11 बजे के बाद। खाना खाया, हाँ खा लिया, आओ चलो फिर पढ़ भी लेते हैं शुभम सर की क्लास। शेयर होल्डर विल रिसीव रेगुलर डिविडेंड्स, लगातार उनको डिविडेंड मिलते रहेंगे, कभी भी उनके डिविडेंड में दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज कंपनी के पास बहुत सरप्लस पैसा रखा हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कंपनी के पास ज्यादा रिटेन अर्निंग है, वो ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा एक्सपैंड करेगी, तो प्रॉस्पेरस हो जाएगी वो कंपनी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं बाबू ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके एडवांटेज है। सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, सबसे पहला देखो भैया, कॉर्पोरेट सेविंग्स एक्सेलरेट द कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा लोग पैसा सेव करेंगे उतनी तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। कॉर्पोरेट सेविंग बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगला, सरप्लस मेक्स द इकोनॉमी मोर स्टेबल। हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस पर ज्यादा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, स्टेबिलिटी से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। बात समझ में आ रही है? और देखो भैया, हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे देश की और हमारे सोसाइटी का दोनों का ग्रोथ होगा। और इससे एक और फायदा है कि जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो हमारी देश की जनता को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएंगे एट अ रीजनेबल प्राइस। ये तो थे हमारे एडवांटेजेस, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के दूसरा पहलू क्या हो सकता है? क्या ऐसा कोई डिसएडवांटेज, हमारी किताब में तो नहीं दे रखा है, क्या ऐसा कोई डिसएडवांटेज हो सकता है? अगर हां तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना पड़ेगा। चले अगले टॉपिक की तरफ बढ़े और अगला टॉपिक है हमारा डिबेंचर्स। अब जो बच्चा हम ये मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये कंपनी के लिए एक तरह का लोन होता है। इसके पहले आपने जो भी मेथड पढ़े हैं पैसे रेज करने के लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे कंपनी ने लोन लिया हो या कंपनी की कोई फाइनेंशियल या फिक्स इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के ऊपर आ रहा हो। मगर ये मेथड जो है वो एक तरह का लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैटेगरी के अंदर इसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना बच्चा पाड़ी? तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलो भाई आओ जरा देखते हैं ये डिबेंचर्स क्या है।
A debenture is a document under company's seal which provides for the payment of a principal sum and a interest thereon at a regular intervals, which is usually secured by a fixed assets or fixed or floating charge on the company's property and undertaking and which acknowledges a loan to the company. अब मेरी बात सुनना तुम ध्यान से, जब भी कंपनी पैसा डिबेंचर्स के थ्रू रेज करती है तो कंपनी के लिए यह पैसा एक तरह का लोन होता है और कंपनी को इसके बदले में अपनी कंपनी के असेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिना कुछ असेट गिरवी रखे मुश्किल है कि आप डिबेंचर से पैसा रेज कर सकते हो। अगर लोन है तो आपको हमेशा इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको मंथली पैसा ये देना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते शेयर्स की तरह भैया पैसे नहीं है, टीली लीली नहीं देंगे पैसा, ऐसा नहीं कर सकते। पैसा आपको देना ही पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट बर्डन रहेगा ही रहेगा। अब शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस आपके कंधों के ऊपर छोड़ा जा रहा है, आई होप आप ये कर लेंगे, नोट से देखकर कर लेना। अब देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो डिबेंचर्स में ही हमारा अगला टॉपिक है, विच इज काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स के प्रकार। अब आते हैं सबसे पहले टाइप में, एक है नेकेड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। नेकेड डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है जिसके बदले में किसी भी तरह के असेट्स को गिरवी नहीं रखा जाता है, मतलब नो चार्ज ऑन एसेट इज प्रोवाइडेड अंडर नेकेड डिबेंचर्स। मॉर्टगेज डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स होते हैं बेटा? जिसको इशू करते समय कंपनी को अपने असेट को प्लेज करना पड़ता है, मॉर्टगेज करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग मॉर्टगेज डिबेंचर्स। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या, कौन से डिबेंचर होते हैं? जिनका पैसा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी वापस कर देती है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसका पैसा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी वापस नहीं करती है। इसका पैसा तभी वापस किया जाता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा हो। तो रिडीमेबल क्या है, इररिडीमेबल क्या है, बात समझ में आ रही? बाकी तो तुमको ये नोट से रीड करना है, चल जाएगा ना। मैं तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन का काम कर रहा हूं जिससे आपको जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया से समझ में आ जाए। अगला क्या है? बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स का मतलब क्या है? जिसके हाथ में वो डिबेंचर्स, वो उसका डिबेंचर होगा। जैसे नोट होता है, मेरी जेब में अगर 500 की नोट है तो वो मेरी नोट है, वो मेरा पैसा है। तुम्हारे पास अगर 500 की नोट वही है तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा पैसा है। बियरर डिबेंचर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं और उसी को पैसा मिलेगा। अगला होता है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब होता है वो डिबेंचर्स जो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते। एकदम बात समझ में आ रही है बच्चा? पार्टी सिंपल लग रहा है ना? आओ जरा देखते हैं। देख लो कितना बड़ा, कितना कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है यार, खत्म ही नहीं होता है, शुरू होता है ना। आओ जरा देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले एडवांटेजेस देख रहे हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ये कौन सा व्यू है? ये है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला फायदा होता है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्टर्स जो शेयर्स जैसा रिस्क नहीं ले सकते, वो हमेशा पैसे डिबेंचर्स में इशू करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि यार हमको महीने महीने इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला रेगुलर रिटर्न होता है, मतलब आपको मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट मिलता रहेगा, आपका पैसा कभी डूबता नहीं है। तीसरा सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको पता है डिबेंचर्स इशू करते समय कंपनी के कुछ असेट्स को गिरवी रखा गया है। अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है इन पेमेंट तो वो असेट्स बेचकर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेगी, इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स को काफी सेफ्टी महसूस होती है। अब जरा देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा इकोनॉमिकल सोर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, कोई पेपर वर्क नहीं करना, कोई कॉस्टली प्रोसेस नहीं, तो कंपनी को सस्ता तरीका मिलता है पैसे उठाने का। दूसरा फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आप जब भी प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स यूज करते हो, जनरली इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो यार आपके पास वोटिंग राइट्स डिसॉल्व होते हैं, कंपनी में रोज इंटरफेयर करने लगेगा हमारा शेयर होल्डर। लेकिन यहां पर ये टेंशन नहीं होती है भैया, आपकी ऑटोनॉमी नहीं छिन रही है, आपके मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि आप इक्विटी नहीं इशू कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठा सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जिसको नहीं आता है पिछला वीडियो देखो जाके, मैंने डिटेल में बताया है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। और क्या है, अब हम बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस,
भाई हर एक चीज के फायदे नहीं होने वाले ना, कुछ नेगेटिविटी भी है। पहले देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज क्या है। परमानेंट बर्डन ऑफ अर्निंग। भाई तुम कभी पैसा कमाओ या तुम पैसा ना कमाओ, तुम्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये लोन है मालिक। अगला क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग। ऑलरेडी आपने डिबेंचर्स के थ्रू जब पैसा रेज किया होता है तो आप और लोन नहीं ले सकते, आपकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। चार्ज ऑन एसेट, आपके एसेट्स को गिरवी रखा जाता है और अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया पेमेंट पे तो आपके एसेट गए भाई साहब। अगला क्या है, रिडक्शन इन डिविडेंड, क्योंकि हमें प्रॉफिट से पहले पैसा निकालकर देना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो घट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम में क्या लिख कर आना है, आपके सामने नोट्स तरोताजा मिल रहे हैं जो कि आप डाउनलोड कर लेना मेरे एप्लीकेशन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। अब आते हैं डिबेंचर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, आप ओनर ऑफ द कंपनी नहीं हो, आप कंपनी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। दूसरा, हाई यूनिट प्राइस, सब कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, शेयर्स तो सस्ते सस्ते मिलते हैं मार्केट में, डिबेंचर्स महंगा मिलता है। अगला है अनअट्रैक्टिव, जो लोग सोचते हैं कि कंपनी की ग्रोथ होगी और मेरी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाएगी, ऐसा डिबेंचर से केस पे नहीं है बाबू। तुम्हारा पैसा सिर्फ लोन है, तुम्हारा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया। चले बढ़े कमर्शियल बैंक के ऊपर आ जाएं। चलो भाई बढ़ते हैं, चलो बच्चे पहाड़ी अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका नाम है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। या डिबेंचर्स एक तरह से हम जनरल पब्लिक को ऑफर देते हैं कि आप हमें पैसा दे सकते हो और वो एक लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम एक कमर्शियल बैंक से भी तो पैसा ले सकते और वो भी लोन ही कहलाएगा। और अब देखना डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक में कितनी सिमिलैरिटी है, आपको बड़ी मजा आएगी इसको प्रिपेयर करने में। आओ जरा देखते। अब बैंक एडवांसेस फिक्स्ड अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट वो ऑफर करेगा और लंप सम में ऑफर करेगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। द इंटरेस्ट इज चार्ज, ये चेंज नहीं, चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। द लोन इज एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम असेट और ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोवर। अब बात समझना, लोन कोई भी कमर्शियल बैंक, एसबीआई हो गया, यूनियन हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोई भी कमर्शियल बैंक किसी भी संस्था को जो लोन देगा वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट का देगा, लंप सम में देगा, मतलब इकट्ठा देगा और उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और बदले में आपसे कोई ना कोई असेट की गारंटी लेगा, असेट को गिरवी रखेगा या किसी की पर्सनल गारंटी लेगा। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक तुम्हें समझ में आ गया, एकदम क्लियर है भाई। अब आओ जरा देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहां पे कोई इन्वेस्टर तो है नहीं, सब कुछ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ही है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, आपको पैसा किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मिलता है, मतलब आज पैसा लिया कल वापस नहीं करना है, एक टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस करना है। दूसरा क्या होता है, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिलेगा, बिकॉज आपके इक्विटी शेयर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं है, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। रिलेशनशिप विद अ रेप्यूटेड बैंक ऑल्सो हेल्प यू फॉर द बोरोइंग कैपेसिटी, या फ्यूचर में आपको बड़ी हेल्प मिलती है, तो आपका एक कमर्शियल बैंक के साथ काफी अच्छा तालमेल बैठ जाता है। अगली बात क्या है, रीपेमेंट्स कैन बी डन आउट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, जब आप फ्यूचर में पैसा कमाएंगे उससे पैसा आप वापस कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बर्डन हमेशा रहेगा आपके पास। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज डिडक्टेबल फ्रॉम डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपके लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है। पीएनएल अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिख सकते हैं, फंबल हो गया माफी चाहता हूं, और ये आपका एक एक्सपेंस ऐसा ट्रीट होगा तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप पैसा लेते हैं कमर्शियल बैंक से। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले असेट को गिरवी रखना पड़ेगा, तो सबसे पहला क्या है, योर असेट्स हैव टू बी प्लेज्ड। अगली बात क्या है, बहुत सारी टाइम कंज्यूमिंग और लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है तब जाके लोन मिलता है। और अगली बात क्या है कि इंटरेस्ट बर्डन आपके ऊपर हमेशा रहेगा, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। और क्रेडिट स्टैंडिंग, जो क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी होती है वो भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप पैसा कमर्शियल बैंक से उठाते हैं। चलो भाई, हम आप बात करने जा रहे हैं अगले और हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का लास्ट टॉपिक, और ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है भाई, आओ जरा देखा जाए। यार जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं ना,
वैसे ही भारत सरकार ने कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जो किसी कंपनी को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिडबी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आईसीआईसीआई, ठीक है ना, और आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक्स बनाए गए हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, इनका मेन मकसद होता है इमर्जिंग और ऑलरेडी ग्रोन बिजनेस को फंड प्रोवाइड करना। आओ देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप सेवरल स्पेशल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब पर्सनल आदमी को लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों को लोन मिलने वाला है। These institutions or development banks have become a major source of finance for the flotation of new concerns as well as for the modernization and expansion of the existing concerns। मतलब ये नए लोगों को भी लोन देता है, साथ जिसको कमर्शियल बैंक नहीं दे पाता, और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी लोन देता है। They provide finance both in the form of equity and debt। आप इक्विटी के थ्रू भी पैसा रेज कर सकते हो, इनको आपको अपना इक्विटी डिसॉल्व करना पड़ेगा, और लोन की तरह भी पैसे आप इनसे रेज कर सकते हो। These institutions are not simply financial institutions। तो आपको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके फायदे और उसके नुकसान देखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला एडवांटेजेस के ऊपर आते हैं। बोथ रिस्क एज वेल एज लोन कैपिटल इज अवेलेबल। मतलब लोन भी ले सकते हो और साथ ही साथ आप अपने शेयर्स को भी डाइल्यूट कर सकते हो। न्यू कंपनीज, जिसको कोई लोन नहीं देता, अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है तो आपको ये स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे देंगे। अगली बात क्या है, यहां पर बहुत सारी थोरो इन्वेस्टिगेशन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और जिस किसी को भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे देता है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस मार्केट में बढ़ जाती है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे, loans and guarantees in foreign currency and deferred payment facilities are available for the import required machinery and equipment। अगर आपको कोई भी सामान विदेश से मंगाना हो, वहां पर फॉरेन करेंसी की गारंटी लगती है, और सिर्फ आपको वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेने पर मिलने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करना चाहते हैं, वहां पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना ही अक्लमंदी है। The rate of interest repayment procedures are convenient and economical। आप जिस भी सोर्स से पैसा उठा रहे हैं, अगर कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहे हैं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम बर्डन आपके ऊपर पड़ने वाला है। Along with finance, a company can obtain expert advice and guidance for the successful planning and administration projects। ये एक और बात है अच्छी, ये क्या है कि लोन तो देते थे, साथ में गाइडेंस देने का भी काम करते हैं। इस तरह से बिजनेस करो तो और ग्रोथ होगी, किसी और तरीके से आपको हेल्प चाहिए होगी तो बियॉन्ड मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करेगा। अब डिसएडवांटेज देख लो मेरी जान। डिसएडवांटेज क्या है, ऐसी बहुत सारी डिजर्विंग कंपनीज या ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग बिजनेस कुछ पेपर वर्क ना होने के कारण उनको लोन नहीं मिलता है। इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतना ज्यादा पेपर वर्क, इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है कि अच्छे अच्छे डिजर्विंग बिजनेसेस को भी लोन नहीं मिलता है। तो पहला क्या है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी, और मैनी डिजर्विंग काइंड ऑफ कंसर्न्स में फेल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगली बात, समटाइम दीज इंस्टीट्यूशंस प्लेस ज्यूरिसडिक्शन ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द मैनेजमेंट। कई बार ये लोन तुम्हें दे देंगी, लेकिन बोलेंगे लोन तुम्हें दे रहे, एक डायरेक्टर मुझे बना दो, तो तुम्हारे बिजनेस पर कंट्रोल करने की भी कोशिश करती हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, और ये टॉपिक से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जो एक पार्ट इस चैप्टर का और आएगा, जो कि होगा हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है, स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हैं, और आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे, जाकर डाउनलोड कर लो और इसका पूरा इस्तेमाल करो। विश यू लक। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।